वेलकम टू डिफेंस तैयारी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में जो है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे कि एक मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशंस में से एक है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है ऑलमोस्ट 70 साल हो गए हैं, उन तब से इंडिया अपने आप को, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर अपने आप को एक तरीके से इस्टेब्लिश करने में, जो ग्रोथ है उसको अचीव करने में कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स लगाता रहा है। फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अगर हम बात करें जैसे फूड और ग्रेन की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को कुछ हद तक इन चीज़ों में स्टैब्लिश कर ले गया। फूड एंड ग्रेन्स की हमें कभी कमी नहीं होती। टेक्नोलॉजी की बात करें हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी हम अपने आप को धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हद तक कुछ कर ले गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें लाइक कि लोग जो पहले एक साथ महामारी आती थी तो लाखों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग एक साथ मर जाते थे, अब जो है कि जो जीवन जीने की एक्सपेक्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ गई है लोगों की। कोई बीमार होता है तुरंत मर नहीं जाता, वो पहले हॉस्पिटल्स में जाता है, वहाँ प्रॉपर उसकी टेक केयर होती है तो वो ठीक हो जाता है, ऐसे है। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आइए हम उनकी बात करते हैं धीरे धीरे कि कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले जो आता है एक तरीके से ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन कैसे कि जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो इंडिया में स्टार्टिंग से ही रही है। जैसे कि अगर अभी हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट की जा रही है कि 1.35 या 1.4 बिलियन होगी। अब जब नेक्स्ट सेंसस होगा, होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मालूम चलेगा हमें कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है। लेकिन जहाँ तक बात करें, अगर इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सेकंड रैंक पे है, लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम तो वो 33rd रैंक पे है। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके रहने की जो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर लोगों की है वो काफ़ी कम है। और अच्छा, हम बात करें सर ओवर पॉपुलेशन को कर्टेल यानी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले इनिशिएटिव लिया था 1970s में, जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। उस टाइम पे उन्होंने एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया था जिसमें था कि वो मैन एंड वेमेन जिनके 2 बच्चे हैं या उससे अधिक हैं उनकी नसबंदी कर दी जाएगी। ये ऑफिशियली था, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे कि अनऑफिशियली भी कुछ अनमैरिड यंग लोगों का उसमें कर दिया गया स्टरलाइजेशन। तो ये प्रोग्राम जो था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखा और रियली में ये फेल हुआ, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग्स के या अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए इसको ले गए। इसके बाद जो आता है वो आता है गरीबी। अब अगर हम बात करें कि जो डेटा आया था पिछला 2010 का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी है, उसमें आया था कि 29.8% जो है इंडिया में रहने वाले वो एक तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं, यानी कि लगभग 30% लोग। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो इसको फेस करती है कि हाँ पॉवर्टी जो कंट्री में है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं। जैसे हमने देखा है कि खाने के लिए जो स्कीम्स चलती हैं, राशन मिलता है, छोटे बच्चों को एजुकेशन के लिए भी, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे यूनिसेफ ने अपना डेटा दे रखा है कि जो इंडिया में बच्चे हैं यानी 5 साल से कम हैं, उनमें 42% ऐसे हैं जो कि कुपोषण का शिकार हैं। सिर्फ इंडिया में 42%। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है और ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पॉवर्टी है, गरीबी है, लोगों के पास खाने की चीज़ें कम है या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की सुविधा या क्षमता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम नहीं चलाई थी जो सब सस्ते दाम पे फूड देना, जैसे सर आपने देखा भी होगा सरकारी राशन की दुकान। तो ये ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट ने चला रखी हैं। आगे फिर बात करते हैं कास्टिज्म यानी कि जातिवाद। जातिवाद इंडिया में बहुत पहले से ही रहा है। इवन वैदिक एरा के बाद से ही यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई, सोशल कैटेगरीज बनाई गई, सोसाइटीज़ बनाई गई, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें अब ये चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हैं एक्चुअली, कि कहीं ना कहीं जो छोटी कास्ट लोग कहते हैं जिनको, उन्हें
फेस करना पड़ा है वायलेंस को, वो चाहे कोई भी तरीका रहा हो, इवन एक्सप्लॉयटेशन का होता है। मैंने देखा है लोगों को कि हाँ ये पर्टिकुलर कास्ट ऐसी है तो इनको हमारे घर या हमारे जो भी चीज़ें, हमारे बिस्तर पे नहीं बैठना, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी हैं। छुआछूत जो था ये इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चलता रहा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। फिर ये मेंटल स्टेटस जो इंसान का, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इससे, और वो फिर पीछे रह जाते हैं। फिर इसके बाद आता है करप्शन। करप्शन की बात क्या ही बताएं आपको, आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे जो इकोनॉमी को बहुत ही तेज़ी से, यानी बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करता है, बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है। और कई बार तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले लेती है। और स्पेशली क्या होता है, ये जो करप्शन है ये गवर्नमेंट स्कीम्स में ज़्यादा चलता है, कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके अंदर करप्शन बहुत तेज होता है। जैसे कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है तो वो है कि जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, मनरेगा एक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये ऐसे थे कि ये बहुत बड़े बड़े मिशन थे, ये बहुत बड़ी स्कीम्स थी। बट क्या हुआ कि इनमें भी करप्शन हुआ और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेल होती दिखी, या फिर प्रॉपरली उन लोगों तक नहीं पहुंच सके जिनको इसमें मिलना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए आगे फिर आरटीआई एक्ट ले आई, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हो सकी। एंटी करप्शन लॉज आए, ताकि ये भी मालूम हो कि हाँ अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या सज़ा है या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो ये सब जो चीज़ें गवर्नमेंट ने की वो था एक तरीके से करप्शन को कम करने के लिए। फिर आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है? ये ब्लैक मनी एक तरीके से वो पैसा है जो ब्लैक मार्केट से, यानी कि जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया गया हो। यानी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसकी हमें एक तरीके से प्रॉपर स्लिप नहीं मिल रही है तो वो क्या हुआ, एक तरीके से ब्लैक मनी हो गई। या वो पर्सन उस पर्टिकुलर उस दिए हुए पैसे का टैक्स नहीं पे कर रहा तो भी वो ब्लैक मनी हो गई। और जैसे अब जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग जब ब्लैक मनी होती है तो वो उसको फॉरेन बैंक्स में जमा कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिनके पैसे फॉरेन बैंक्स में जमा हैं एज ए ब्लैक मनी, और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि हम कुछ करेंगे, कुछ ले आएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इवन 1973 में फेरा और फिर 1999 में फेमा, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाया, इवन हवाला ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लगाया, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी इस्टेब्लिश की 2004 में, और फिर सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। क्या इसका हुआ फ़ायदा ये आप सभी को पता है। और इवन बहुत सारी ऐसी है जैसे इंटरपोल एजेंसीज़ हैं, ये भी ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई थी, ताकि ये एक तरीके से हेल्प कर सके गवर्नमेंट को कि ब्लैक मनी को कैसे एक तरीके से कहाँ से ट्रैक करना है, ये सब चीज़ें थी। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही है और आगे भी इस पर काम करती रहेगी। फिर आते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता या निरक्षरता। लोग पढ़े लिखे कम हैं। पढ़े लिखे कम का मतलब कि अब अगर आप रूरल एरिया में चले जाएँ तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको अभी भी जो अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर थंबनेल्स यानी कि अंगूठा लगाकर अपना काम करवाते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार वो अगर पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग उनसे ज़बरदस्ती कहीं पे अंगूठा लगवा लेते हैं या उनको बहला फुसला कर अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं अपने तरीके से। लीगल परेशानियां करते हैं उनको, भाई किसी की ज़मीन लिखवा ली किसी ने या कुछ और कर लिया, किसी की कोई प्रॉपर्टी इधर उधर कर ली, ऐसे में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इलिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है और इसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शिक्षा स्कीम्स यानी एजुकेशन स्कीम्स को लगा के धीरे धीरे कम कर रही है और बहुत हद तक गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव करने में सक्सेस भी पा ली है। फिर आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? शहरीकरण। यह भी एक तरीके से, या शहरों की तरफ जो लोगों की है मूवमेंट है कि लोग गाँव से शहरों की तरफ निकल गए। अब क्या हुआ कि जहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लिमिटेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब क्या है कि बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। इवन लोग भी फेस कर रहे हैं रहने की, खाने की, पीने की। तो कहीं ना कहीं जब लोग गाँव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें गाँव में इस्टेब्लिश थी वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे
ब्रेक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, टूट रही हैं। इससे क्या होगा नुकसान, कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं, कुछ फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलेंगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है अर्बनाइजेशन का। फिर आगे है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या हो गया कि भाई सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हीरोइन और हैशिश का, ये गोल्डन ट्रायंगल, जो गोल्डन क्रेसेंट है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये है। अब इंडिया का जो बॉर्डर है वो इनसे लगभग लगभग मिलता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से इंडिया का बॉर्डर मिलता है। तो अब जो वो एरिया है वो एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है, एक तरीके से बहुत बढ़िया वल्नरेबल है, यानी कि यहाँ से बहुत ही ईजिली ड्रग्स को इधर उधर ले जा सकता है। तो ये एक बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि युवा हैं हमारे, वो इसके चपेट में आ जाते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सप्लाई और इनको रिडक्शन के लिए ही बहुत सारे काम कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने प्रॉपर इसके लिए टीम बनाई हुई है जो बॉर्डर्स पे निगरानी रखती है, सी और एयर रूट्स पे भी निगरानी रखती है। जैसे चेक्स होते हैं वहाँ पे हर पर्टिकुलर एक ब्रेक के बाद कि हाँ आप अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट चेक इन है, फिर सेकंड अंदर कुछ और चेक इन है। तो ऐसे मल्टीपल चेक्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है वो इधर उधर ना हो सके और इलीगली ऐसा कुछ ना हो कि जो ड्रग्स है वो लोगों के पास पहुँच जाए बिना किसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के, या बिल्कुल रॉ पहुँच जाए। तो ये एक ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है जो गवर्नमेंट फेस कर रही है, और गवर्नमेंट को कर्टेल करने के लिए प्रॉपर इंतजाम करती है कहीं ना कहीं, कि आप अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि कई बार ऐसा होता है वुमेन और मेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, जो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं सोशल लाइफ्स में उनको समानता नहीं मिलती। हालांकि जो वुमेन हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज अ मदर, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें यूनिक बनाती है। फिर भी जो एक सेक्स रेशियो है इंडिया में वो कहीं ना कहीं हमेशा बदलता रहा है, वो हमेशा अनफेवरेबल रहा है वुमेन्स के लिए, कि अगर 1000 मैन हैं तो कुछ 934, 944 ऐसे फिर वहाँ पे क्या है वुमेन्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे फीमेल्स को वैल्यूज़ कम मिलती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं दबा के रखा जाता है। और कुछ अगर वहीं पे अगर कुछ जो वुमेन्स हैं उन्होंने अपनी जो बैरियर्स हैं उनको हटा के ओवरकम करके आगे बढ़ी हैं तो उन्हें बहुत सारी सक्सेस भी मिली है। सो इंडियन सोसाइटी इस बात को एग्जांपल के रूप में देती है और बढ़ावा भी देती है कि हाँ सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे फोकस करती है। फिर भी अभी भी ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये एक बड़ा इशू है लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, कि गवर्नमेंट उसको कैसे कम करे। फिर आता है आगे चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चे जाके काम करते हैं होटल ढाबों पे और इवन कहीं पे भी, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, भट्टे हो गई, ईंट के, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, वहाँ पे वो मेहनत करते हैं। जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए वहाँ पे वो जाके काम कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इवन उन्हें काम नहीं करना चाहिए। कुछ तो ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं बल्कि उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी वो काम वहाँ कर रहे होते हैं। इनके भी कारण वही हैं, ऊपर या तो गरीबी या फिर इलिटरेसी। तो गवर्नमेंट ने जैसा कि आर्टिकल 24 जो दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे बच्चे काम कर रहे होते हैं। आईपीसी का भी एक्ट है जहाँ पे 2000 में जो आया था उसमें भी है चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड तो करती है कि बच्चों को जो एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन भी देती है 14 ईयर्स तक। उसके आगे भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सपोर्ट करती हैं, या फिर बच्चा उसके बाद अगर सही से काम कर रहा है तो वो भी कुछ कर सकता है अपने लिए, वो पढ़ सकता है। तो चाइल्ड लेबर भी एक बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए। हालांकि फ़िलहाल आजकल के टाइम में ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि लोग भी अवेयर होने लगे हैं। अब बात करते हैं नक्सलिस्ट की। तो जो नक्सलिज्म है, एक इंसर्जेंसी है, ये बड़ा ही इशू रहा है एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए। जो नक्सलीज हैं या नक्सल्स हैं जो वो गवर्नमेंट को हमेशा परेशान करते रहे हैं इधर उधर से, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता ही रहता है। और इवन अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 14 से 15 स्टेट्स में ये चलता ही रहता है नक्सलिज्म, कि कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम बात करें कि
जो ये CPI मॉइस्ट हैं और गवर्नमेंट है, इसके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ झड़प होती रहती है, कुछ लोग मारे जाते हैं और हर साल ये होता ही रहता है, हम देखते रहते हैं। इवन जो ये पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी है, ये भी एक तरीके से युद्ध में या वॉर में आती ही रहती है और बहुत सारे लोग इस चक्कर में मारे जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली भी सुना था कि कहीं पे नक्सल अटैक हुआ, तो वहाँ पे भी कुछ हमारे आर्म फोर्सेस के लोग जो वहाँ पे शहीद हो गए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे अटैक करते हैं और इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो नक्सलिज्म भी एक तरीके से नक्सलिज्म बढ़ता क्यों है? क्योंकि इन्हें सपोर्ट मिलता रहता है बाहर से भी और लोकल लोगों से भी। तो ये भी एक बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए। फिर आता है टेररिज्म आप सबको पता है, जैसे कि ये एक थ्रेट है लोगों को डराने का, धमकाने का, गवर्नमेंट को परेशान करने का, उनके सिटीजन्स को परेशान करने का, धमकाने का कि भाई हम ये ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये इशूज़ हैं। ये लोग बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो ये अलग अलग तरीके से, जैसे नेबरिंग कंट्रीज से हो गए या फिर किसी दूर देश की कंट्रीज से हो गए या किसी पर्टिकुलर कंट्री से किसी रिलीजन का इशू हो, तो ऐसे में भी ये जो टेररिज्म है वो बड़ी तेज़ी से एक्टिव होकर काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें USA के ऊपर अटैक, इंडिया में मल्टीपल अटैक्स, ताज होटल, मुंबई ट्रेन, दिल्ली पार्लियामेंट, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर छोटे छोटे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी खुद की चीज़ें चाहते हैं, तो ये टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये सारे जो हो गए इंडिया के लिए बहुत बड़े इशूज़ हो गए जो इंडिया को आज भी परेशान करके रखे हुए हैं। और गवर्नमेंट जो है इनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाती रही है और गवर्नमेंट होप भी करती है कि कहीं ना कहीं वो इनको कम करने में सक्सेसफुल भी रहेगी और बाय द टाइम ये अपने आप को, जो गवर्नमेंट है, इन प्रॉब्लम से सारे के सारे को ओवरकम कर लेगी। तो ये रहा आज का टॉपिक पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे बायो में भी है। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ। और जो लोग डिफेंस फोर्सेस में SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी बुक वर्जन ऑफ SSB ज़रूर पढ़ें। स्पेशली डिज़ाइंड है वो SSB इंटरव्यूज़ के लिए।